नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम रोचक वीडियो प्रस्तुत करेंगे जो आपकी जिंदगी को मनोरंजन से भर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो। चेष्टा, पापा के लिए चाय बना देना, हो सके तो सैंडविच भी बना देना। मैं जा रही हूँ, मुझे योगा के लिए देर हो रही है, कहती हुई योगिता जी स्कूटी स्टार्ट कर चली गईं। उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, न उन्होंने चेष्टा के उत्तर की प्रतीक्षा की। योगिता जी मध्यम वर्गीय सांवले रंग की महिला हैं। पति योगेश बैंक में क्लर्क हैं। अच्छी खासी तनख्वाह है। उनका एक बेटा है, उसका नाम युग है। घर में किसी चीज की कमी नहीं है। जैसा कि सामान्य परिवारों में होता है, घर पर योगिता जी का राज था। योगेश जी उन्हीं के इशारों पर नाचने वाले थे। बेटा युग भी बैंक में अधिकारी हो गया था। बेटी चेष्टा एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका बन गई थी। कॉलेज के दिनों में ही युग की दोस्ती अपने साथ पढ़ने वाली उत्तर से हो गई। उत्तरा साधारण परिवार से थी। उसके पिता बैंक में चपरासी थे, इसलिए जीवन स्तर सामान्य था। उत्तरा की माँ छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के साथ ही कुछ सिलाई का काम करके पैसे कमा लेती थीं। उत्तरा के माता पिता ईमानदार और चरित्रवान थे, इसलिए वह भी गुणवती थी। पढ़ने में काफी तेज थी। उत्तरा का व्यक्तित्व आकर्षक था। दुबली पतली सांवली उत्तरा सदा हंसती रहती थी। वह गाती भी अच्छा थी। कॉलेज के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उद्घोषणा का कार्य वही करती थी। उसकी बड़ी बद्दी कजरारी आंखों में गजब का आकर्षण था। उसकी हंसी में युग ऐसा बंधा कि उसकी माँ के तमाम विरोध के आगे उसके पैर नहीं डगमगाए और वह उत्तरा के प्यार में माँ बाप को भी छोड़ने को तैयार हो गया। योगिता जी को मजबूरी में युग को शादी की इजाजत देनी पड़ी। कोर्ट मैरिज कर चुके युग और उत्तरा के विवाह को समाज की स्वीकृति दिलाने के लिए योगिता जी ने एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। समाज को दिखाने के लिए बेटे की जिद के आगे योगिता जी झुक तो गईं, लेकिन दिल में बड्ढी गांठ थी कि उत्तरा एक चपरासी की बेटी है। दहेज में मिलने वाली नोटों की भारी गड्डियां और ट्रक भरे सामान के अरमान मन में ही रह गए। अपनी कुंठा के कारण वे उत्तरा को तरह तरह से सताती। उसके माता पिता के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती। उत्तरा के हर काम में मीन मेख निकालना उनका नित्य का काम था। उत्तरा भी बैंक में नौकरी करती थी। सुबह पापा की चाय ब्रेड, फिर दोबारा मम्मी की चाय, फिर युग और चेष्टा को नाश्ता देने के बाद वह सबका लंच बनाकर अलग अलग पैक करती। मम्मी का खाना डाइनिंग टेबल पर रखने के बाद ही वह घर से बाहर निकलती थी। इस भागदौड़ डीएच में उसे अपने मुंह में अन्न का दाना भी डालने को समय न मिलता था। यद्यपि युग उससे अक्सर कहता कि क्यों तुम इतना काम करती हो, लेकिन वह हमेशा हंसकर कहती, काम ही कितना है, काम करने से मैं फिट रहती हूँ। योगिता जी के अलावा सभी लोग उत्तरा से बहुत खुश थे। योगेश जी तो उत्तरा की तारीफ करते नहीं अघाते। सभी से कहते, बहू हो तो उत्तरा जैसी। मेरे बेटे युग ने बहुत अच्छी लड़की चुनी है। हमारे तो भाग्य ही जग गए जो उत्तरा जैसी लड़की हमारे घर आई है। चेष्टा भी अपनी भाभी से घुल मिल गई थी। वह और उत्तरा अक्सर खुसर फुसर करती रहती थीं। दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करती रहतीं। सुबह उत्तरा को बहुत अच्छा लगता। ननद भावज दोनों मिलकर सब काम जल्दी निपटा लेती। उत्तरा बैंक चली जाती और चेष्टा स्कूल। योगिता जी बेटी को बहू के साथ हंस हंस कर काम करते देखती तो कुर कर रह जाती। फौरन चेष्टा को आवाज देकर बुला लेती। यही नहीं, बेटी को तरह तरह से भाभी के प्रति भड़काती और उलटी सीधी पट्टी पढ़ाती। उत्तरा की दृष्टि से कुछ छिपा नहीं था, लेकिन वह सोचती थी कि कुछ दिन बाद सब सामान्य हो जाएगा। कभी तो मम्मी जी के मन में मेरे प्रति प्यार का पौधा पनपेगा। वह यथासंभव अच्छी तरह कार्य करने का प्रयास करती, लेकिन योगिता जी को खुश करना बहुत कठिन था। रोज किसी न किसी बात पर उनका नाराज होना आवश्यक था। कभी सब्जी में मसाला तेज तो कभी रोटी कड़ही, कभी दाल में घी ज्यादा तो कभी चाय ठंडी है, दूसरी ला आदि। युग इन बातों से अनजान नहीं था। वह माँ के हर अत्याचार को नित्य देखता रहता था। पर उत्तरा की जिद थी कि मैं मम्मी जी का प्यार पाने में एक न एक दिन अवश्य सफल हो जाऊंगी और वे उसे अपना लेंगी। योगिता जी को घर के कामों से कोई मतलब नहीं रह गया था।
क्योंकि उत्तरा ने पूरे काम को संभाल लिया था, इसलिए वह कई सभा संगठनों से जुड़कर समाज सेवा के नाम पर यहाँ वहाँ घूमती रहती थीं। योगिता जी चेष्टा की शादी को लेकर परेशान रहती थीं, लेकिन उनके ख्वाब बहुत ऊंचे थे। कोई भी लड़का उन्हें अपने स्तर का नहीं लगता था। उन्होंने कई जगह शादी के लिए प्रयास किए, लेकिन कहीं चेष्टा का सांवला रंग, कहीं दहेज का मामला, बात नहीं बन पाई। योगिता जी के ऊंचे ऊंचे सपने चेष्टा की शादी में आड़े आ रहे थे। धीरे धीरे चेष्टा के मन में कुंठा जन्म लेने लगी। उत्तरा और युग को हंसते देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी। चेष्टा अक्सर झुंझला उठती। उसके मन में भी अपनी शादी की इच्छा उठती थी। उसको भी सजने संवरने की इच्छा होती थी। चेष्टा के तैयार होते ही योगिता जी की आंखें टेढ़ी होने लगती। कहती, शादी के बाद सजना, कुंवारी लड़कियों का सजना धजना ठीक नहीं। चेष्टा यह सुनकर क्रोध से उबल पड़ती, लेकिन कुछ बोल न पाती। योगिता जी के कड़े अनुशासन की जंजीरों में जकड़ी रहती। योगिता जी उसके पल पल का हिसाब रखती। पूछती, स्कूल से आने में देर क्यों हुई, कहाँ गई थी और किससे से मिली थी। योगिता जी के मन में हर क्षण संशय का कांटा चुभता रहता था। उस कुंठा को जाहिर करते हुए वे उत्तरा को अनाप शनाप बकने लग जाती थीं। उनकी चीख चिल्लाहट से घर गुलजार रहता। वे हर क्षण उत्तरा पर यही लांछन लगाती कि यदि तू अपने साथ दहेज लाती तो मैं वही दहेज देकर बेटी के लिए अच्छा सा घटवर ढूंढ सकती थी। योगिता जी के दो चेहरे थे। घर में उनका व्यक्तित्व अलग था, लेकिन समाज में वह अत्यंत मृदुभाषी थीं। सबके सुख दुख में खड़ी होती थीं। यदि कोई बेटी बहू के बारे में पूछता था तो बिल्कुल चुप हो जाती थीं। इसलिए उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में कोई नहीं जानता था। योगिता जी के बारे में समाज में लोगों की अलग अलग धारणा थी। कोई उन्हें सहृदय तो कोई घाघ कहता। एक दिन योगिता जी शाम को अपने चिरपरिचित अंदाज में उत्तरा पर नाराज हो रही थीं। उसे चपरासी की बेटी कहकर अपमानित कर रही थीं। तभी युग क्रोधित हो उठा। चलो उत्तरा, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। घर में कोहराम मच गया। चेष्टा रोए जा रही थी। योगेश जी बेटे को समझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु युग रोज रोज की चिक से तंग हो चुका था। उसने किसी की न सुनी। दो चार कपड़े अटैची में डाले और उत्तरा का हाथ पकड़कर घर से निकल गया। योगिता जी के तो हाथों के तोते उड़ गए। वे स्तब्ध रह गई। कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं था। युग उत्तरा को लेकर जा चुका था। योगेश जी पत्नी की ओर देखकर बोले, अच्छा हुआ उन्हें इस नरक से छुटकारा तो मिला। योगिता जी अनर्गल प्रलाप करती रहीं। सब रोते धोते सो गए। सुबह हुई। योगेश जी ने खुद चाय बनाई। बेटी और पत्नी को देने के बाद घर निकल गए। चेष्टा ने जैसे तैसे अपना लंच बॉक्स बंद किया और दौड़ती भागती स्कूल पहुंची। घर में सन्नाटा पसर गया था। आपस में सभी एक दूसरे से मुंह चुराते। चेष्टा सुबह शाम रसोई में लगी रहती। घर के कामों का मोर्चा उसने संभाल लिया था, इसलिए योगिता जी की दिनचर्या में कोई खास असर नहीं पड़ा था। वे वैसे भी सामाजिक कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहती थीं। घर की परवाह ही उन्हें कहाँ थी। योगेश जी से जब भी योगिता जी की बातचीत होती, चेष्टा की शादी के बारे में बहस हो जाती। उनका मापदंड था कि मेरी एक ही बेटी है, इसलिए दामाद इंजीनियर, डॉक्टर या C.A हो, उसका बड़ा सा घर हो, लड़का राजकुमार सा सुंदर हो, परिवार छोटा हो आदि। पर तमाम शर्तें पूरी होती नहीं दिखती थीं। चेष्टा की उम्र 30 से ऊपर हो चुकी थी। उसका सांवला रंग अब काला पड़ता जा रहा था। तनाव के कारण चेहरे पर अजीब सा रूखापन झलकने लगा था। चिड़चिड़ेपन के कारण उम्र भी ज्यादा दिखने लगी थी। उत्तरा के जाने के बाद चेष्टा गुमसुम हो गई थी। घर में उससे कोई बात करने वाला नहीं था। कभी कभी टेलीविजन देखती थी, लेकिन मन ही मन माँ के प्रति क्रोध की आग में झुलसती रहती थी। तभी उसको चैतन्य मिला, जिसकी स्कूल के पास ही एक किताब कापी की दुकान थी। आते जाते चेष्टा और उसकी आंखें चार होती थीं। चेष्टा के कदम अनायास ही वहां थम से जाते। कभी वहां वह मोबाइल रिचार्ज करवाती तो कभी पेन खरीदती। उसकी और चैतन्य की दोस्ती बढ़ने लगी। आंखों आंखों में प्यार पनपने लगा। वह मन ही मन चैतन्य के लिए सपने बुन थी। दोनों चुपके चुपके मिलने लगे। कभी कभी शाम भी साथ ही गुजारते। चेष्टा चैतन्य के प्यार में खो गई। यद्यपि चैतन्य भी चेष्टा को प्यार करता था, परंतु उसमें इतनी हिम्मत न थी
कि वह अपने प्यार का इजहार कर सके। चेष्टा माँ से कुछ बताती इसके पहले ही योगिता जी को चेष्टा और चैतन्य के बीच प्यार होने का समाचार नमक मिर्च के साथ मिल गया। योगिता जी तिलमिला उठी। अपनी बहू उत्तरा के कारण पहले ही उनकी बहुत हेठी हो चुकी थी, अब बेटी भी एक छोटे दुकानदार के साथ प्यार की पींगें बढ़ा रही है। यह सुनते ही वे अपना आपा खो बैठी और चेष्टा पर लात घूंसों की बौछार कर दी। क्रोध से तड़प कर चेष्टा बोली, आप कुछ भी करो, मैं तो चैतन्य से मिलूंगी और जो मेरा मन होगा वही करूंगी। योगिता जी ने मामला बिगड़ता देख कूटनीति से काम लिया। वे बेटी से प्यार से बोली, मैं तो तेरे लिए राजकुमार ढूंढ रही थी। ठीक है, तुझे वह पसंद है तो मैं उससे मिलूंगी। चेष्टा माँ के बदले रुख से पहले तो हैरान हुई, फिर मन ही मन अपनी जीत पर खुश हो गई। चेष्टा योगिता जी के छल को नहीं समझ पाई। अगले दिन योगिता जी चैतन्य के पास गई और उसको धमकी दी, यदि तुमने मेरी बेटी चेष्टा की ओर दोबारा देखा तो तुम्हारे परिवार की जो दशा होगी उसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। इस धमकी से सीधा साधा चैतन्य डट गया। वह चेष्टा से नजरें छुटाने लगा। चेष्टा के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया, बल्कि यह बोला कि तुम्हारी जैसी लड़कियों का क्या ठिकाना, आज मुझ में रुचि है, कल किसी और में होगी। चेष्टा समझ नहीं पाई कि आखिर चैतन्य को क्या हो गया, वह क्यों बदल गया है। चैतन्य ने तो सीधा उसके चरित्र पर ही लांछन लगाया है। वह टूट गई, घंटों रोती रही, अकेलेपन के कारण विक्षिप्त सी रहने लगी। इस मानसिक आघात से वह उबर नहीं पा रही थी। मन ही मन अकेले प्रलाप करती रहती थी। चैतन्य से सामना न हो, इस कारण स्कूल जाना भी बंद कर दिया। योगिता जी बेटी की दशा देखकर चिंतित हुई। उसको समझाती हुई बोली कि मैं अपनी बेटी के लिए राजकुमार लाऊंगी। फिर उसे डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर बोला, आपकी लड़की डिप्रेशन की मरीज है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं दी और कहा, मैडम जी इसका खास ध्यान रखें, अकेला न छोड़ें, हो सके तो विवाह कर दें। थोड़े दिनों तक तो योगिता जी बेटी के खाने पीने का ध्यान रखती रहीं। चेष्टा जैसे ही थोड़ी ठीक हुई, योगिता जी अपनी दुनिया में मस्त हो गई। जीवन से निराश चेष्टा मन ही मन घुटती रही। एक दिन उस पर डिप्रेशन का दौरा पड़ा। उसने अपने कमरे का सब सामान तोड़ डाला। योगिता जी ने कमरे की दशा देखी तो आव देखा न ताव। चेष्टा को पकड़कर थप्पड़ जड़ती हुई बोली, क्या हुआ? चैतन्य ने मना किया है तो क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए राजकुमार जैसा वर लाऊंगी। यह सुनते ही चेष्टा समझ गई कि यह सब इन्हीं का किया धरा है। कुंठा, तनाव गई। क्रोध और प्रतिशोध में जलती हुई चेष्टा में जाने कहाँ की ताकत। योगिता जी को तो अनुमान ही न था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। चेष्टा ने योगिता जी की गर्दन पकड़ ली और उसे दबाती हुई बोली, अच्छा आपने ही चैतन्य को भड़काया है। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। उसके क्रोध ने अनहोनी कर दी। योगिता जी की आंखें आकाश में टंग गईं। चेष्टा विक्षिप्त होकर चिल्लाती जा रही थी, मेरे लिए राजकुमार लाओगी ना? आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।